वो सब रिकॉर्डिंग होगा मामा जी जितना बात करेंगे। इसमें म्यूट हो रहा सिस्टम, म्यूट नहीं। कोई आया है एक तो ठीक है। आप वहाँ देखिए अपना। कोई और आदमी इसमें जुड़े हैं, कोई आया है? वो सब रिकॉर्डिंग होगा, जितना आप मूवमेंट करेंगे शांति से बैठे रहिए। कोई इंट्रोडक्टरी नहीं होगा, अभी स्टार्ट कर दीजिए। इस परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। ये मेरा परम सौभाग्य है कि भारतीय विज्ञान संचारक समूह के द्वारा समय समय पर विज्ञान विषयक बिंदुओं पर परिचर्चा में मुझे सम्मिलित होने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए समूह के समस्त बंधुओं और विशेषकर श्री अनिल त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस समूह में महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा करने हेतु आपके बीच में आने का मौका दिया है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। यदा कदा होने वाली चर्चा के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती थी कि विज्ञान संचारकों का समूह कतिपय महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के निरंतर विमर्श के बिंदु पर क्रियाशील है, और न केवल क्रियाशील है वरन विज्ञान को ज़मीनी स्तर तक ले जाने के लिए या विज्ञान को सुगम बनाने के लिए, विज्ञान को सरल बनाने के लिए, विज्ञान को आम जन तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार के कार्य पद्धति को स्वीकार किए जाने की बात प्रकाश में आई, उसे मुझे विशेष अनुभूति हुई। और समय समय पर होने वाली चर्चा के माध्यम से जिस प्रकार के संदेश प्राप्त हुए, उससे इस बात का अनुमान निकाल लेना कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण समूह है, या इस समूह में ऐसे विद्वान, ऐसे मनीषी या ऐसे सामाजिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि मुझे भी इस अवसर का लाभ लेना चाहिए, और इस अवसर का लाभ देने के लिए मुझे जो इसमें सम्मिलित किया गया, मैं पुनः उसके लिए सभी बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा एक बार पुनः।
जिस विषय पर आज मुझे अपनी बात आपके बीच में रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वास्तव में अनिल त्रिपाठी जी से चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि विज्ञान के संदर्भ में जो एक परंपरागत धारणा बनी हुई है, उस धारणा से भिन्न कतिपय अन्य क्षेत्रों में भी विज्ञान के बारे में शोध करने का, अन्वेषण किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और उन्होंने जो प्रेरणा हमें दी, उस प्रेरणा के माध्यम से मैंने लगातार स्वयं अध्ययन करने का विषय चुना। हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी कभी नहीं रहा और विज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से मेरा कभी वास्ता भी नहीं रहा। मैं आरंभिक दिनों से, जिसको मानविकी का विषय कहते हैं, आप मानविकी का विद्यार्थी रहा, उसके पश्चात विधि के क्षेत्र में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो सामान्यतया जो एक पारंपरिक दृष्टिकोण बनता है विज्ञान के संदर्भ में, उससे भिन्न परिवेश में मैंने अपना जीवन अध्ययन अध्यापन में व्यतीत किया। इसलिए वास्तव में जब विधि के संदर्भ में विज्ञान के विषय की बात उत्पन्न हुई या ये विचारधारा सामने आई, तो निश्चित रूप से मन को एक सुखद अनुभूति भी हुई, लेकिन उसके साथ चुनौती भी दिखने को मिली कि आखिरकार में विज्ञान का विधि के संदर्भ में उपादेयता या विधि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विषय पर चर्चा करने का जो एक मंतव्य है, ये कहीं न कहीं से कठिन चुनौती का अवसर प्रतीत हो रहा था। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे लगा कि एक नया आयाम होगा चर्चा का, और विधि के क्षेत्र में जितने भी विद्वान क्रियाशील हैं या जो विधि के विद्यार्थी हैं, उन्हें जब विज्ञान की परिकल्पना के संदर्भ में चर्चा करनी होती है तो ये लगता है कि आखिरकार में विज्ञान और विधि का संबंध कहाँ से स्थापित करने का प्रयास किया जाए। हालांकि विधि का विज्ञान में हस्तक्षेप और विज्ञान का विधि में हस्तक्षेप आज की अपरिहार्यता बन चुकी है, और समस्त विद्वान इस बात से परिचित हैं कि विधि के क्षेत्र में विज्ञान का जो हस्तक्षेप आज दिख रहा है, इसके तमाम सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहाँ पर के विज्ञान का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप विधि के क्षेत्र में है। इसकी चर्चा आने वाले समय में की जाएगी। उसी प्रकार से विधि का भी विज्ञान के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो चुका है, और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये अत्यंत ग्राह्यता का विषय बन चुका है, दोनों का पारस्परिक संबंध। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के सम्मुख जब विज्ञान का प्रश्न उत्पन्न होता है तो सामान्यतया 3 बातें रेखांकित होती हैं। विज्ञान की परिकल्पना के साथ ही वैज्ञानिक के नाम की तलाश करने का कार्य आरंभ होता है, और उस वैज्ञानिक के द्वारा किए गए शोध और वो शाखाएं जिन पर कि उस वैज्ञानिक ने शोध किया है, ये 3 बातें बड़ी सहज बनती हैं। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि विज्ञान के संदर्भ में जो हमारी सोच बनी, वो इतनी ही बनती है कि प्राकृतिक विज्ञानों के संदर्भ में भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि इत्यादि विज्ञान की बात आती है, और ये मान लिया जाता है कि जब भी विज्ञान की चर्चा होगी तो केवल उन्हीं विज्ञानों तक हमारी बात सीमित रहती है। और वैज्ञानिक की जो एकाधिपत्य या जो एक धारणा उत्पन्न होती है कि उन्हीं विषयों तक हम विज्ञान को सीमित करके चलने का प्रयास करते हैं या मान भी लेते हैं, ये परंपरागत अवधारणा है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल से है, और ऋग्वेद में विज्ञानम का उल्लेख आता है। जब उसका हम संधि विकसित करते हैं तो वी, संस्कृत के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं, ज्ञान और ल्युट, इन 3 को मिलाकर के विज्ञान की परिकल्पना होती है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान।
समथिंग स्पेशल। विशिष्ट ज्ञान के संदर्भ में हम लोग विज्ञान का प्रयोग करते आ रहे हैं ऋग्वैदिक काल से, जिसको साइंस के इंग्लिश में जिसको हम साइंस कहते हैं, और ये जो शब्द साइंस है ये लैटिन भाषा की साइंसिया से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो ऋग्वेद का विज्ञान और लैटिन इंग्लिश का जानना, इसका सीधा अर्थ होता है किसी विषय के या किसी विषय के पक्ष पर विशेष रूप से जानकारी रखना। यहीं से आरंभ होती है विज्ञान की यात्रा। विज्ञान के बारे में ऐसी बात आती है कि एक प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान है, ऐसी विद्या है, ऐसा विचार है जो अवलोकन एवं अध्ययन से प्राप्त होता है। किसी भी अध्ययन के विषय की प्रकृति का मूल उद्देश्य सिद्धांतों के जानने के लिए होते हैं, और विज्ञान शब्द का प्रयोग भी ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए हम करते चले आ रहे हैं जिसका मुख्य केंद्र विद्यमान तथ्य हैं, और विद्यमान तथ्यों के आधार पर उन सिद्धांतों का अध्ययन और सिद्धांतों के माध्यम से उन माध्यमों का अध्ययन जो परिकल्पनाएं स्थापित करता है, या उन परिकल्पनाओं के आधार पर उस तथ्य के से प्रयोग के आधार पर निकाले गए ज्ञान को स्थापित करता है। सामान्यतः विज्ञान के इसी अर्थ में हम लोग समझने की कोशिश करते रहते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के मामले में या प्रकृति के संदर्भ में हम ऐसा जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान की भाषा में रखते हैं, और उस ज्ञान के आधार पर हम जिस प्रकृति के व्यवहार की चर्चा करते हैं, सामान्यतया विज्ञान को उसी क्रमिक अध्ययन के रूप में परिभाषित भी करते हैं और चित्रित भी करते हैं। तो विज्ञान के संदर्भ में ये बात उभर के आती है। आज के तारीख में तमाम सारे विज्ञान की हम लोग कल्पना करने लगते हैं, जिसमें समाज विज्ञान भी है, पर्यावरणीय विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, प्राकृतिक विज्ञान भी है, बहुत सारे विज्ञान आते हैं। प्राकृतिक, लेकिन हम अगर इस बात को मूलतः 3 भागों में बांटने का प्रयास करें तो प्राकृतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान। ये जो मेरा व्यवहार विज्ञान है, इस व्यवहार विज्ञान के पहले मैं खासतौर से प्राकृतिक विज्ञान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जो शायद मुझे संकेत देगी या मुझे सहयोग प्रदान करेगी अपनी विधि के साथ इसको जोड़ने के लिए। प्राकृतिक विज्ञान तथ्यों या दृश्यपरक घटनाओं से संबंधित होता है। तो जिन तथ्यों और घटनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं जो दृश्यपरक हैं, इनमें कतिपय समरूपताएं हैं और कुछ नियम भी हैं, जिन नियमों के आधार पर इन दृश्यपरक घटनाओं के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इन नियमों से प्रकृति की घटनाएं शासित होती हैं और प्रकृति की घटनाएं उससे नियमित भी होती हैं। मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान तथ्यपरक है और घटना आधारित है, जिसको हम दृश्यमान कहते हैं, और इनके पीछे कोई साध्य या कोई आइडियल्स नहीं होते हैं। कोई तथ्य है तो तथ्य है, पानी है तो पानी का एक अपना गुण है, उसमें तमाम सारे केमिकल्स, केमिस्ट्री की बात हम लोग करते हैं, बहुत सारे उसके अवयव होते हैं, बहुत सारे उसके गुण होते हैं। ये उसका एक तथ्य है, और वो स्वयं में जानने का विषय है कि वह जो पानी है, उस पानी का जो प्राकृतिक गुण है, उसमें कौन से तथ्य ऐसे निहित हैं, कौन से ऐसी दृश्यपरक घटनाएं निहित हैं जो मेरे लिए ज्ञान का माध्यम बनती हैं। तो खासतौर से जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान है, मुख्य रूप से ये तथ्यों पर आधारित है और तथ्य की बात करता है, दृश्यमान घटनाओं की बात करता है। उसके आधार पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो अंततः उसमें किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। वेद के संदर्भ में हम बात करते हैं तो जो तीसरी शाखा सामान्यतया, हालांकि बहुत विस्तार के विज्ञान के तमाम सारे पक्ष हैं और विज्ञान के बहुत सारे भाग हैं,
लेकिन जब हम व्यवहारिक विज्ञान की बात करते हैं, जो सामान्यतः तीसरी बात आती है, तो सामाजिक विज्ञान मानव समाज के अध्ययन का विषय है। अब मानव समाज के अध्ययन करने के लिए सिर्फ एक ही शाखा नहीं है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें खास तौर से नृविज्ञान है, पुरातत्व है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, भूगोल है, भाषा विज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन है, संचार शास्त्र है, मनोविज्ञान है एवं विधि भी उसमें सम्मिलित है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि विधि की जो प्रकृति है, विधि की प्रकृति क्या है? विधि का मोटा अर्थ हम निकाल के चलते हैं, या मोटी भाषा में या सामान्य भाषा में समझते हैं कि विधि एक नियम है। और ये कौन से नियम हैं? इन नियमों की उपादेयता क्या है? ये नियम बनाए क्यों गए? इनकी आवश्यकता क्यों है? बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं जब हम लोग विधि की बात करते हैं तो। लेकिन पहले मैं आप ये चर्चा कर लूँ कि आखिरकार में ये जो हमारा समाज विज्ञान है, समाज विज्ञान का एक भाग बनता है विधि। समाज विज्ञान का जो मूल लक्ष्य है, जो इसकी अपनी उपशाखाएं हैं, वो सामाजिक व्यवहार के नियमन के दिशा में क्रियाशील होती हैं और सामाजिक व्यवहार के मानक के रूप में स्थापित होती हैं। अध्ययन हम किसका करते हैं इसमें? अध्ययन हम उन तथ्यों का यहाँ भी हम अध्ययन करते हैं, लेकिन साइंस बात करता है हमेशा, साइंस की जो मूल धारणा होती है टू नो, जानना। मानविकी का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि टू एक्ट, टू डू, यानी कुछ करिए, करना है आपको। लेकिन विधि खास तौर से हम मानते हैं कि ये भी एक विज्ञान की शाखा है, लेकिन ये विज्ञान की किस प्रकार की शाखा है? ये उस प्रकार का विज्ञान नहीं है जिस प्रकार का विज्ञान हम लोग परंपरागत तरीके से विज्ञान की परिभाषा में डालते हैं। इसका एक मंतव्य होता है, इसको हम ये मानते हैं कि ये मानकों का विज्ञान है, और ये मान लेना कि हम किसी भी ज्ञान की भाषा को या किसी भी ज्ञान की विधा को विज्ञान के उसी रूप में रखेंगे जैसे कि हम लोग प्राकृतिक और जैविक विज्ञानों के संदर्भ में प्रयोग करते आ रहे हैं, तो ये शायद हमारी भूल है। क्योंकि किसी भी विषय का जो एक गहनतम सूक्ष्म अध्ययन है, अध्ययन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के उपरांत निकाले गए निष्कर्ष हैं वो सारे के सारे विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अभी तक हमारी जो धारणा बनी वो ये बनी कि ये तमाम सारे जो विषय बाद में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम ये मान के चलते हैं वो मानविकी के विषय हैं। ये अलग की बात है कि जो यहाँ पर अध्ययन का आयाम है वो उनसे भिन्न है। विधि एक मानकों का विज्ञान हम कहते हैं, इट्स ए नॉर्मेटिव साइंस। अध्ययन क्या करता है? ये नॉर्म्स का अध्ययन करता है। जैसे हमने कहा प्रैक्टिकल फिजिकल साइंसेज में क्या है कि हम तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं और उन तथ्यों के अंतर्गत जो समरूप घटनाएं हैं, समरूप जो उनके नियम हैं, उनके बारे में प्रयास करते हैं। और यहाँ पर मेरा ये है कि हमारा आदर्श कुछ और है। हम आइडियल्स की बात करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ की बात करते हैं, यहाँ पैरामीटर्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। इसलिए कि हम जब तक इन प्रतिमानों को, इन मानकों को, इन आदर्शों को, इन नियमों को स्थापित नहीं करेंगे तब तक समाज के नियमन की विधा थोड़ी सी विसंगत उत्पन्न करती है। इसलिए हमेशा विधि को ये माना गया कि विधि स्वयं में उस प्रकार का विज्ञान है जिस प्रकार के विज्ञान की हम लोग कल्पना कर रहे हैं प्राकृतिक विज्ञानों के संदर्भ में। ये मानकों का विज्ञान है। अब इसका अर्थ क्या होता है? मानकों के विज्ञान का अर्थ क्या है? विधि को हम विज्ञान माने या न माने, इस पर एक वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। क्योंकि यहाँ है क्या? विधि का एक पर्पज है, इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? समाज को एक दिशा देना, समाज को एक आयाम देना, समाज को उसका अल्टीमेट एंड जो होता है, उसका अल्टीमेट, किसी समाज का जो अल्टीमेट एंड जो तात्कालिक लक्ष्य होता है वो क्या होता है? शांति होती है, सुखद जीवन होता है। ये उसका एक अपना मूल लक्ष्य होता है। अंततः जो उद्देश्य विधि का है, हम ये मान के चलते हैं कि विधि है क्या? विधि को हम जो परिभाषित करते हैं तो कहते हैं ये नियमों का समूह है। ये नियमों के कौन से समूह हैं? नियमों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम लोग व्यक्ति के व्यवहार को विनियमित करने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम तथ्यों के माध्यम से उत्पन्न नियमों, सिद्धांतों के द्वारा प्रकृति की संस्थाओं को या प्रकृति की व्यवस्था को नियमित करने का प्रयास करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ हम उन स्थापित नियमों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करने का प्रयास करते हैं। और इस नियमन में ये विनियमन है, इट्स नॉट कंट्रोलिंग, इट्स रेगुलेशन।
तो नियमन में और विनियमन में दोनों में बड़ा फर्क है। तो विधि का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के व्यवहार का इस प्रकार से विनियमन, रेगुलेशन, जिससे कि वो अंततः जो अंतिम लक्ष्य है किसी व्यक्ति का, उसको प्राप्त किया जाना है। इस नाते उन तकनीकी अर्थों में हम लोग विधि को विज्ञान नहीं कह सकते और कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात अवश्य है कि विधि को हम कहते हैं कि विधि है क्या चीज़? विधि जस्ट अनजस्ट का साइंस है। इट्स ए साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। अब जस्ट एंड अनजस्ट का अर्थ क्या है? जिस प्रकार से हम यहाँ पे मुख्य रूप से जो मेरी चर्चा का विषय बनता है वो बनता है हाउ, किस प्रकार से, उन आदर्शों का किस प्रकार से, उन आदर्शों की स्थापना हम किस प्रकार से करें, वो आदर्श कौन से बनाए जाएं जिन आदर्शों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का अनुमोदन और अनुमोदन कर सकें। ये विधि का मूल दर्शन है, अप्रूव्ड बिहेवियर एंड डिसअप्रूव्ड बिहेवियर। तो अप्रूवल, कोई बिहेवियर अप्रूव्ड है और डिसअप्रूव्ड है, ये कहाँ से तय होगा? इसको तय करने का आधार कहाँ से होगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला जो आचरण है, ये आचरण वास्तव में उचित है या अनुचित है। विधि का ध्यान यहाँ पर आता है कि हम उन मानकों को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं जिन मानकों के अनुसार किए जाने वाले आचरण जस्ट कहे जाएंगे और उसके विपरीत किए जाने वाले आचरण अनजस्ट कहे जाएंगे। और जस्ट अनजस्ट भी एक अपने बड़ा एम्बिगुअस से, यानी कि बड़ा एक व्यापक शब्द है और अपने बड़ा गूढ़ शब्द है। अभी हमारा जो विषय बनता है वो ये है कि हम किस प्रकार से उन मानकों की चर्चा करें जो मानक अनुमोदित और अनुमोदित व्यवहार का विषय रखते हैं। विधि का जो मूल लक्ष्य है वो यह है कि हम उन सिद्धांतों की परिकल्पना करते हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देने की कोशिश करते हैं। तो दिशा मेरा मूल लक्ष्य है, और वो दिशा इस प्रकार से जो अल्टीमेट एंड को अचीव करे। अल्टीमेट एंड क्या है? अल्टीमेट, किसी भी व्यक्ति का जो अल्टीमेट एंड है वो फिलॉसफी में हम लोग कहते हैं समम बोनम, द हाईएस्ट गुड इज द अल्टीमेट एंड ऑफ एन इंडिविजुअल। जो उच्चतम अच्छाई है वो व्यक्ति का लक्ष्य है। आप अपने जीवन के हर बिंदु पर अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं और अच्छी परिणति भी चाहते हैं, ये आपका अंतिम लक्ष्य है। तो समम बोनम इज द अल्टीमेट एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस समम बोनम को या हाईएस्ट गुड को अचीव करने के लिए मेरी जो विधि की व्यवस्था है वो ये कहती है कि हमें कुछ न कुछ मानक तय करने पड़ेंगे, अन्यथा दिशाहीन होना संभव है। क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा एनार्की होती है, अराजकता होती है, और स्वेच्छाचारिता होने से, अराजक होने से व्यक्ति का व्यवहार अनियंत्रित होने से समाज उच्छृंखल बनता है, समाज दिशाहीन बनता है। इसलिए मुझे एक दिशा देनी है और उस दिशा के लिए हमें उन मानकों को स्थापित करना है। इसलिए वो मानक, जिन मानकों को लेकर हम चलते हैं, वो मानक 3 प्रकार के हैं। जो सबसे पहला स्टैंडर्ड हम कहते हैं किसी ह्यूमन लाइफ के लिए, उसके 3 आइडियल्स होते हैं। वो पहला है ट्रुथ, सत्य, दूसरा है ब्यूटी, सौंदर्य, और तीसरा है गुड, जिसको हम कहते हैं उत्तम। यही अल्टीमेट एंड है ह्यूमन लाइफ का, ये 3। अब इन 3 के लिए जो कॉन्शियस माइंड है वो डेवलप करता है 3 बातों को। नोइंग, ट्रुथ के लिए आपको नोइंग बहुत आवश्यक है। भाई अनलेस यू नो यू कैन नॉट, यानी कि अगर आप जानेंगे नहीं तो फिर आप सत्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो सत्य तक पहुंचने के लिए जानना आवश्यक है। इसलिए जो ट्रुथ का करस्पॉन्डिंग, यानी कि जो समानुपाती विषय है वो जानकारी, ज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं नॉलेज। ब्यूटी के संदर्भ में क्या है? फीलिंग, जो आपकी भावनाएं हैं, क्या फील करते हैं किसी फिनोमेना को देख के, किसी इवेंट को देख के आप क्या फील करते हैं, तो फीलिंग कैसी आपकी हैं। उन फीलिंग्स के माध्यम से आप बहुत लार्जली, काफ़ी सीमा तक आप नियंत्रित होते हैं। एंड अल्टीमेट जो एंड है, जो अंतिम है, वो गुड है, अच्छाई, वो आपकी चाह बनती है। सो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड हमेशा ये कोशिश करता है कि इन 3 एंड्स के लिए, ये जो 3 हमारे आइडियल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेसेज हैं, 3 प्रक्रियाएँ हैं। और 3 प्रक्रियाएँ कौन सी हैं? नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये 3 बातें। लॉ
जो नॉर्मेटिव साइंस की बात हम करते हैं तो ये मानते हैं कि ये सत्य, सौंदर्य और उत्तम के प्राप्ति के लिए ही हमें जिस विज्ञान की अवधारणा हम करते हैं उस विज्ञान का नाम है मानक विज्ञान, और लॉ उसी की सूची में आता है। लॉ वही है, विधि वही है। ये मानकों के बारे में सोचती है क्योंकि विधि का एक अल्टीमेट पर्पज है, उसका एक अल्टीमेट एंड है, जिस एंड को अचीव करने के लिए विधि कोशिश करती है। विधि को हम सामान्यतः 3 भागों में, इसकी 3 शाखाएं बनती हैं। जब मानव व्यवहार के साथ विधि को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तो इसकी 3 शाखाएं बनती हैं, या यूँ कहा जाए कि विधि को हम 3 भागों में बांटते हैं। या एक अन्य प्रकार हो सकता है कहने का कि विधि के 3 प्रकार हैं जिसका सीधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो पहली बात है व्यक्ति है। व्यक्ति कानून का जो सीधा विषय बनता है वो व्यक्ति होता है। दूसरा दायित्व, ऑब्लिगेशन कहते हैं हम लोग उसको। कानून ऑब्लिगेशन के बारे में सोचता है। और तीसरी बात स्टेट, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी कहते हैं, संपदा कहते हैं। तो जो ट्रायंगल है यानी जो त्रिकोण है ये कानून की आधारशिला है, क्योंकि कानून ये मान के चलता है कि इन्हीं 3 के माध्यम से मेरा जो अल्टीमेट एंड है, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुड, हम इन 3 को अचीव करने के लिए मुझे इन 3 के माध्यम से ही पहुंचना है। अब ये जो मेरा विज्ञान है, मानकों का विज्ञान, इसका ये मानना होता है कि हम इन ट्रायंगल को अचीव करने के लिए, ये ट्रायंगल मेरा मीडियम, मोड है, माध्यम। इसलिए हमेशा जो नॉर्मेटिव साइंस है हमेशा मोड की बात करता है, माध्यम की बात करता है। यही डिफरेंशिएशन है प्रैक्टिकल जो फिजिकल साइंसेज हैं और जो नॉर्मेटिव साइंसेज हैं, उनके बीच का जो डिफरेंशिएशन, जो अंतर है वो ये इतना ही है कि हाउ टू, कैसे उसको आप अचीव करेंगे, कैसे उसको आप प्राप्त करेंगे। और उसको प्राप्त करने के लिए जिनकी हम बात करते हैं वो मेरा नॉर्म है, मेरे आइडियल्स हैं, मेरे वैल्यूज़ हैं। जब पर्सन की हम बात करते हैं, पर्सन है, इसके उपरांत जब हम दूसरी बात करते हैं तो ऑब्लिगेशन आता है जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, और तीसरी बात आती है संपदा। अब विज्ञान और विधि के बीच का जो सामंजस्य है, ये यहाँ पे आकर के थोड़ा स्ट्राइक करता है और हम क्लोज पहुँचते हैं विज्ञान के साथ, काफ़ी नज़दीक। विधि विज्ञान को नियमित करती है और विज्ञान विधि को नियमित करता है। इन दोनों के बीच का जो अंतः संबंध है, मैं इसको अगर रेखांकित करने का प्रयास करूं तो आप ये पाएंगे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा इस अवसर पे। एक आदमी रोता है। क्यों रोता है वो? क्योंकि उसकी फीलिंग्स हैं। उसकी फीलिंग्स कैसे डेवलप हुई? कुछ हुआ उसके साथ। रोते समय जो आँख से आंसू निकलता है उसकी केमिस्ट्री है, उसका कोई ना कोई रसायन है। और उस रसायन में कौन सी चीज़ है, क्या है, कौन से तथ्य हैं। सो समटाइम्स इट लुक्स कि वो सॉल्टी है। तो जो सॉल्टी ड्रॉप है ये साइंस का विषय है। वाई इट्स नॉट स्वीटी, ये मीठा क्यों नहीं है? जो लिक्विड है, लिक्विफाइड है, जो आँख से निकल के बाहर आता है, फीलिंग्स के उपरांत निकला, कुछ आपने अनुभव किया, उस अनुभव के बाद से ये ऐसा कुछ हुआ जिसमें कि यू स्टार्टेड वीपिंग, आपने रोना शुरू कर लिया। रोते समय आँख से जो पानी का बूंद निकलता है उसकी जो केमिस्ट्री है वो साइंस का विषय है। लेकिन लॉ को ये मानना है कि हम आपको रोने नहीं देंगे, या आप रो क्यों रहे हैं, वाई यू आर वीपिंग, रोने की आवाज़ क्यों, रोने की भावना क्यों पैदा हुई, इसके पीछे रीजन्स क्यों हैं, कौन से कारण हैं। सो जो कनेक्टिविटी है इस रोने के लिए, उसके पीछे समथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ हुआ है, तभी आपके अंदर ये फीलिंग पैदा हुई है जो कि आपके लिए अरुचिकर है या आपके लिए पीड़ादायक है, इस नाते आपने रोना शुरू किया। अब लॉ का ये मानना है कि अगर हम इस रोने को कंट्रोल करने की दिशा में काम नहीं करेंगे तो समाज अराजक हो जाएगा। अब रोने के पीछे जो भाव पैदा हुआ है उस भाव को रोकने के लिए कोई ना कोई जो आदर्श हमें पैदा करने पड़ते हैं, और उन्हीं आदर्शों के माध्यम से हम इस रोने की व्यवस्था के बारे में सोचते हैं।
आप किसी आदमी को, अब एक बात मैं आप और कह दूँ, विश्व का कोई भी आदमी रोएगा, वो चाहे इंडिया का हो, वो चाहे अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे फिजी का हो, सूरीनाम का हो, कहीं का भी होगा, जब आदमी रोएगा तो उसकी केमिस्ट्री, रोने की केमिस्ट्री वही होगी जो इंडिया वाले की है। उसमें कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। जो केमिस्ट्री इंडियंस के किसी भी गांव के आदमी से लेकर के शहर के आदमी तक के रोने की जो केमिस्ट्री आंसू में होगी, वही केमिस्ट्री आपके अमेरिका के रोने वाले आदमी की होगी। यू कांट फाइंड एनी चेंज, कोई परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो कारण होंगे रोने के वो अलग अलग हो सकते होंगे। जब हम किसी आदमी को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो चोट आप क्यों पहुंचाएंगे? किसी आदमी को मारने का प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी अपने बचाव में कोई ना कोई प्रतिरोध तो करेगा, वो कुछ कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाएगा जो रिफ्लेक्शन होगा, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे। वो चाहे किसी भी आदमी को, ये 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो किसी भी आदमी पर अगर आप हाथ उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अगला आदमी भी उसका प्रतिरोध करेगा। ये प्रतिरोध की प्रवृत्ति यूनिफॉर्म है, वो एक रूप है, वो व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न हो सकती है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है वो समान होगा। वो व्यक्ति कहीं का रहने वाला होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी देश का होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी फिजिकल हेल्थ का होगा, लेकिन उसके अंदर वो प्रतिरोध की क्षमता उत्पन्न होगी। अब जब आप इस प्रतिरोध की बात करते हैं तो इट्स यूनिफॉर्म। विज्ञान ये कहता है कि कोई भी रिजल्ट है अगर यूनिफॉर्म है तो इट्स मैटर ऑफ साइंस। लेकिन हमारा जो विषय बनता है, कानून विधि का जो विषय बनता है, वो ये बनता है कि आप अगर किसी आदमी पर प्रहार करने का प्रयास करते हैं तो प्रहार के कारण क्या है। और प्रहार कभी भी गुड की तरफ नहीं ले जाता, कभी भी गुड की ओर प्रहार ले ही नहीं जाएगा, क्योंकि प्रहार का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? वो किसी आदमी को चोट पहुंचाना है, उसका किसी आदमी का अहित करना है, किसी आदमी का नुकसान करना है। और लॉ डजंट परमिट, लॉ नहीं मानता कि हम आपको इसकी छूट देंगे कि आप किसी आदमी को मारेंगे, किसी आदमी को चोट पहुंचाएंगे, जब तक कि उसके लिए कोई लॉजिकल एंड ना हो, कोई लॉजिकल कारण ना हो। तो विज्ञान और विधि के बीच का जो सामंजस्य यहाँ स्थापित होता है, वो मैंने आपको इस उदाहरण के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास किया। ये इंटरवेंशन है, ये हस्तक्षेप है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की। उसने ये पाया कि ध्वनि तरंगों का संचरण होता है। अब उस टेलीफोन का जो आविष्कार किया गया, जिसमें मैंने आपको आरंभ में कहा था कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो तीन ही बात करते हैं कि वैज्ञानिक कौन है और उसने उसका अन्वेषण कौन सा, उसने खोज कौन सा किया, और वो घटक कौन से जिनको लेकर उसने खोज किया है। ध्वनि तरंगों के माध्यम से जो खोज होती है ग्राहम बेल के टेलीफोन की, वो यूज़ में आता है, प्रयोग में आएगा। वो हमारे आपके लिए होता है। विज्ञान को हम हमेशा कहते हैं विज्ञान किस लिए है? विज्ञान व्यक्तियों के लिए है। इसलिए कहा गया विज्ञान वरदान भी है और विज्ञान अभिशाप भी है। विधि का जो मूल लक्ष्य है वो ये है कि उस प्रकार के अन्वेषण किए गए उपक्रमों के प्रयोग के संदर्भ में इस प्रकार का संतुलन बनाया जाए जिससे समाज को उसका अंतिम हित प्राप्त हो सके। पुनः मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ। आज की तारीख में हम लोग वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन, मैं सिर्फ उसको लिंक कर रहा हूँ केवल विज्ञान और विधि के साथ। वैक्सीनेशन की जो ओरिजिन है वो फ्लेमिंग ने उसको डेवलप किया था और जेनेफर ने डेवलप किया उसको। तो जो उनका प्रयोग होता है वो प्रयोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, ज़मीन पे है, कि उनके नाक से जो म्यूकस है उस म्यूकस का वो ड्रॉप गिरता है और किसी विषाणु को नष्ट करता है। तो उनको ये पता लग गया कि इस जो म्यूकस में हम इस तरह की चीज़ें हैं जो हमको आने वाले समय में विषाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। वहाँ आपने खोजा, उसका प्रयोग किया, वो हमारे लिए प्रयोग में आता है। तो मूलतः जो विधि की विधा है वो विधि की विधा खासतौर से किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष को इस प्रकार से प्रयोग में लाने की पर चर्चा करती है जो वैज्ञानिक प्रयोग आम आदमी के सर्वोत्तम हित में हो। आगे मैं अगर चर्चा करूं इस विधि के संदर्भ में, तो विधि का मूल एक लक्ष्य होता है व्यक्तियों के अधिकार की चर्चा करना। व्यक्ति के अधिकार, क्योंकि अधिकार के बिना व्यक्ति का
व्यक्ति मान के चलता है कि जब वो पैदा हुआ है तो उसके पास कुछ अधिकार उत्पन्न हुए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार प्रकृति ने भी दे रखे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो स्टेट देता है, राज्य देता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय विधान होता है, विधान के माध्यम से कानून बनता है और कानून अधिकार देता है। तो ऐसे अधिकार भी हैं जो वैधिक अधिकार के नाम पे जाने जाते हैं। अब अधिकारों की हम कल्पना जब करने आरंभ करते हैं तो आपके पास शरीर के अंग हैं, शरीर के अंगों के होने का अधिकार है। अब किस शरीर के अंग के आपके अधिकार हैं, लेकिन शरीर के अंग की जो रचना है उस रचना का आपके जीवन के साथ कोई ना कोई सामीप्य है और संतुलन है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये ला का विषय बनता है, अंग आपका है, ट्रांसप्लांटेशन विज्ञान का विषय बनता है। आपको हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, पर्यावरण का अधिकार आपके पास बनता है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। हम उस पर सीमाएं लगाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि इकोलॉजी मेरी डिस्टर्ब होगी, पारिस्थितिकी तंत्र पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इस नाते बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो कानून को, विधि को जोड़ते हैं विज्ञान के साथ। विज्ञान का विधि में बहुत सारे विषय ऐसे मिलते हैं जहाँ पर उनका सीधा कहीं ना कहीं आपको सामान्यतः उसमें हस्तक्षेप मिलता है। मैं एक दिशा की तरफ ले जाना चाहूँगा इस बिंदु पर, क्योंकि ये बहुत लंबा अध्ययन का विषय है विधि का विज्ञान के साथ साथ। लेकिन एक अपराध की हम बात करते हैं, अपराध शास्त्र की बात करते हैं। अपराध शास्त्र को भी कहा था, हम लोग कहते हैं कि ये क्रिमिनोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंसेज भी उसमें आते हैं। अपराध शास्त्र में हम पहला अध्ययन करना चाहते हैं कि अपराध क्यों, वाई क्राइम, क्यों ऐसे आचरण होते हैं जो व्यक्ति के अंदर अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, या आपराधिक प्रवृत्तियां उत्पन्न कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उसके पीछे कारण क्या है। अनेक विद्वानों की अलग अलग अपनी राय है। किसी का तर्क ये है कि दैवीय कारण होते हैं अपराध के पीछे, अपराध व्यवहार के पीछे दैवीय कारण होते हैं। दैवीय कारणों के बारे में वो ये मान के चलते हैं कि कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं, बुरी इकाइयाँ होती हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण करती हैं, इस नाते व्यक्ति ये गलत आचरण करता है। ये उनका अपना सिद्धांत है। कितना स्वीकार्य है कितना अस्वीकार्य है वो बात का बहस का विषय है। समाजशास्त्री विचारधारा के लोग कहते हैं कि सामाजिक परिवेश के कारण व्यक्ति के अंदर आपराधिक आचरण उत्पन्न हो जाते हैं। जिस समाज में रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, जिस प्रकार की पद्धति, परंपराएं, संस्कृति उसको देखने को मिलती हैं, उसके कारण उसके अंदर अपराध की भावना उत्पन्न होती है। कुछ पारिवारिक परिवेश को उत्तरदायी ठहराते हैं, कुछ लोग आर्थिक कारणों को भी ये मानते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका ये मानना है कि अपराध मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है। अब उनका सीधा सीधा जो विषय बनता है वो ये है कि जब आप किसी व्यक्ति का मनोविज्ञान उसके अंदर उत्पन्न होने वाले व्यवहार का प्रत्यक्ष परिणाम होता है, और ये फिलॉसफी यहाँ पर भी लागू होती है, इस दर्शन को यहाँ भी स्वीकार किया गया है। हम सिर्फ एक विधि के एक छोटे से पहलू पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम इसको और जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें एक विद्वान पैदा होता है लुम्ब्रासो। लुम्ब्रासो का ये मानना है कि बायोलॉजिकल कंपोजिशन, जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, यानी कि जो जैविक आपका ढांचा है, जैविक ढांचे के भीतर ही अपराध जनित होता है, जिसकी ओरिजिन है वो आपके बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट में है। अब बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट क्या है? कोई आदमी लंबा होगा, कोई आदमी छोटा होगा, किसी की शरीर दोहरे होगी, किसी की शरीर एकहरी होगी, किसी की अंगुलियां बड़ी बड़ी होंगी, किसी के हाथ लंबे होंगे, किसी के पांव लंबे होंगे, किसी के मस्तिष्क की बनावट बड़ी होगी, छोटी होगी। दिस इज ऑल बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। सो लुम्ब्रासो जो बेसिकली बायोलॉजिकल थियरी को मानने वाला है, उसका ये मानना है कि ये जो शरीर का विज्ञान है, इस शरीर के विज्ञान से ही अपराध पैदा होता है। उसका अपना मानना है। उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ये पाया था कि जब उसने अध्ययन किया अपराधियों पर, तो उसका ये मानना था कि
लगभग बड़ी संख्या में जो अपराधी उसके सामने आए, उसका ये मानना था कि जो अंगूठा होता है, अंगूठा जिसको आप मास्टर फिंगर कहते हैं, इस मास्टर फिंगर की जो मोटाई है उसके आधार पर उसने तय किया कि अपराध की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ये उसकी अपनी फ़िलॉसफी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसी लिम्ब्रासो का ये मानना है कि ये आवश्यक नहीं है कि हर आदमी जिसकी अंगूठे की मोटाई ज़्यादा होगी वो अपराधी बनेगा ही बनेगा, या अपराधी होगा ही होगा। सो यहाँ पे जो साइंस का लॉ के साथ कम्बिनेशन बनता है कि जिस थियरी को एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रपोज करता है, उसी को खुद डिस्कार्ड करता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। साइंस में ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस की फ़िलॉसफी ये है कि अगर आपके आंसू में सॉल्ट है तो फिर वो सॉल्ट कहीं भी होगा, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स आप डेवलप नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार से उसका ये कहना है कि ये जो हमारे अपराधियों की जो प्रवृत्ति होती है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट के माध्यम से ही हम अपराध को तय कर दें। उसका ये मानना है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, बारण होते हैं, वो पैदाइशी क्रिमिनल्स होते हैं, वो उनके जीन में क्रिमिनलिटी होती है। सो जेनेटिक फैक्टर को इंपॉर्टेंट मानता है वो किसी क्रिमिनल बिहेवियर के लिए। इसलिए वो कहता है कि दे आर बॉर्न, दे आर नॉट क्रिएटेड, नाइदर दे आर डेवलप्ड। न तो विकसित किए जाते हैं, न तो वो बनाए जाते हैं, बल्कि वो जन्मजात पैदा होते हैं। दूसरा वो कहता है कि ऐसे भी क्रिमिनल्स हैं जो इनसेन होते हैं, यानी कि जिनके बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इस प्रकार की होती है जो समुचित नहीं, संतुलित नहीं है, इस नाते वो होते हैं। अब उसका एग्जाम्पल वो देता है कि ऐसे अपराधी, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कुछ मस्तिष्क का असंतुलन है, वो अपराध की ओर जाते हैं, लेकिन सारे अपराधी असंतुलित होंगे, वो इसको कंडेम करता है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात वो कहता है कि जो अपराध है वो सर्कमस्टांसेस की देन है, यानी कि किसी व्यक्ति के परिवेश की देन है। अल्टीमेटली मैं इतना ही आपसे लिंक करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो इनकी अपने सिद्धांत हैं, जिस प्रकार से विधि का सिद्धांत बनता है, ये विज्ञान के सिद्धांत से इस प्रकार से भिन्न है कि विज्ञान में यूनिफॉर्मिटी है। जो आपने निष्कर्ष निकाले वो यूनिफॉर्म है, एक रूप है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और ऐसी दशा में उस प्रकार के निष्कर्ष निकालने मुश्किल बन जाते हैं जैसे कि साइंस के मामले में होते हैं। अब उसी लुम्ब्रासो में एक जो उसका दूसरा उसी लैब का जो दूसरा स्कॉलर है, उसका ये मानना है कि जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, इन ग्लैंड्स में क्राइम बिहेवियर डेवलप होता है। लेकिन पुनः वही कहता है कि नॉट ductless glands, but the improper functioning of ductless glands leads to criminal behavior. इसका जो असामान्य असंतुलित संचलन है इस ग्रंथि का, उसकी वजह से अपराध पैदा होता है। तो पुनः एक बात मैं आपसे ये जोड़ने का प्रयास मैं कर रहा था कि जो थियरी है, जो सिद्धांत है जिन पे विधि कार्य करती है, उसमें मानव व्यवहार के जो आयाम बनते हैं, उस आयाम में जितना विचलन होगा, कानून की जो पेचीदगी है, कानून का जो विषय बनता है, वो उसके मुताबिक, उसके अनुसार वो चलता रहता है। हम कानून बनाने की प्रक्रिया में जब जाते हैं तो वहाँ पर साइंटिफिक प्रक्रिया का हम पालन करते हैं। इसलिए जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, लॉ प्रिंसिपल्स जिनको मैंने अभी आपसे इस बात की चर्चा मैंने पहले कर रखी है कि जब हम आदर्शों की बात करते हैं तो उन आदर्श को हम सोचते हैं कि इन आदर्शों के माध्यम से कितना हम मानव व्यवहार को नियमित करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्हीं आइडियल्स को हम ट्रांसलेट करते हैं लीगल प्रोविजंस के, कानून के व्यवस्था के अंतर्गत उसको हम करते हैं। और जब हम इस प्रकार का प्रयास करते हैं जिसके माध्यम से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे लेजिस्लेटिव मीनिंग के विधिक संदर्भों में, फिर वो प्रोसेस हमारे लॉ मेकिंग प्रोसेस में, वहाँ पर साइंटिफिज्म है, साइंटिफिक अप्रोच वहाँ पर है, वहाँ पर वैज्ञानिक हमारी अवधारणा उत्पन्न होती है।
इसलिए मूलतः जो विधि का संकेत है या विधि का जो प्रयास होता है वो यही है कि हम किस प्रकार से कानून का विनियमन करें, किस प्रकार से हम कानून की रचना करें जिससे कि अल्टीमेट जो एंड है, ह्यूमन एंड, वो मुझे प्राप्त हो सके। मैं इसके साथ एक और उदाहरण देना चाहूँगा जिसमें कि ख़ास तौर से विधि का विज्ञान के साथ एक कंपोनेंट, उसका एक एस्पेक्ट जो आपराधिक व्यवहार है। फ्रायड नाम का एक वैज्ञानिक है जिसको हम मनोविज्ञान के विधा में उसको डालते हैं। फ्रायड कहता है कि जो पूरा का पूरा ह्यूमन लाइफ है, इसका जो गवर्नेंस है वो 3 प्रकार से, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। वो मानता है कि ब्रेन का जो कंपोनेंट है, जो ब्रेन की फैकल्टीज़ हैं, मस्तिष्क के आपके जो अंग हैं, और वो अंग नहीं बल्कि उसकी फंक्शनिंग, उस फंक्शनिंग के माध्यम से पूरा का पूरा व्यवहार विनियमित करते हैं। वो कहता है कि माइंड हमेशा, व्यक्ति के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। वो है उसका इड, ये माइंड का स्टेज है, ईगो एंड सुपर ईगो। वो हमेशा इड को मानता है कि ये हम जब व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय से ये उसके साथ जुड़ जाता है। जो इड का कंसेप्ट है, जो मैकडूवेल बोलता है, उसका ये कहना है कि 14 प्रवृत्तियाँ होती हैं। जो व्यक्ति पैदा होता है तो 14 प्रवृत्तियाँ उसके साथ जन्म लेती हैं। इड उसी का एक हिस्सा बनता है फ्रायड के मुताबिक, which present in the human life since its birth। जो उसका ईगो है ये कॉन्शियस पर्सनालिटी है, चेतनशील उसका व्यक्तित्व है। और जो उसका सुपर ईगो स्टेज है माइंड का, इट्स ए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो कोई व्यक्ति अपने उस सुपर ईगो मेंटल स्टेज से कंट्रोल होता है, या उसका पूरा का पूरा जो व्यवहार होता है वो उसके सुपर ईगो स्टेज से कंट्रोल होता है। मूलतः जब हम विधि की बात करते हैं तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सिर्फ और सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि विधि के जो हस्तक्षेप, जो विज्ञान का हस्तक्षेप विधि के अंतर्गत है, इसकी अनेक शाखाएं निकल के आती हैं। अपराध पूरा का पूरा मनोविज्ञान का विषय बनता है। हम मानते हैं कि कोई भी अपराध बिना मेंसरिया के नहीं हो सकता, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल माइंड। और क्रिमिनल माइंड बनता कैसे, उसके लिए मोटिव जरूरी होता है। मोटिव का अर्थ समथिंग फिजिकल, और उस मोटिव को बनने के लिए भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो उसको हमने अभी आपसे पहले कह रखा कि प्रॉपर्टी, जो स्टेट हम कह रहे हैं उसको। सो समथिंग फिजिकल इज़ देयर, कुछ न कुछ ऐसा है जो भौतिक है। उस भौतिक को लेकर के मेरे अंदर मोटिव पैदा होता है, उस मोटिव से मेरा मनोविज्ञान पैदा होता है जिसको हम कहते हैं मेंसरिया। इसलिए पूरा का पूरा आपराधिक कानून ये कहता है कि बिना मेंसरिया के कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आप अपने बच्चे को 2 तमाचा मारते हैं इसलिए कि आप चाहते हैं कि उसको एक निश्चित दिशा देंगे, और वहीं पर किसी आप पड़ोसी के 2 तमाचा मारते हैं तो आपका जो आशय है, जो आपकी मेंटल फैकल्टीज हैं, समथिंग डिफरेंट, वो अलग हो गई। दोनों के बीच में अंतर है। कानून कहता है कि नहीं, पहले केस में हम आपके उस तमाचे को नहीं स्वीकार करते। कारण क्या है, अंतर क्या है, क्यों नहीं आप करेंगे? तमाचा तो तमाचा होता है, जो चोट पहुंची है एक जैसी पहुंचती है, अंतर दोनों में कुछ नहीं है। पहले केस में भी तमाचा, दूसरे केस में भी तमाचा, जो परिणाम हुआ दोनों में नुकसान हुआ। चोट तो पहुंची अगले को, उसकी फीलिंग्स तो हर्ट होती हैं, बट उनका ये मानना होता है कि हमारे पास आशय नहीं है। इस नाते कानून ये मान के चलता है कि बिना किसी मेंटल एलिमेंट के हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए ऐसे आचरण को जो अपराध की कोटि में आएगा उसको हम नहीं अपराध मानते हैं। तो बेसिकली जो कानून का अपना आयाम है, ख़ास तौर से विज्ञान के संदर्भ में कानून और विधि का अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित पहले से भी है आज की तारीख में। तो इसके तमाम सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, और हर पक्ष में, हर पहलू में आज विज्ञान का प्रचार प्रसार और विज्ञान का हस्तक्षेप प्रत्यक्षतः दिखाई पड़ता है, खासतौर से विधि के संदर्भ में। आप कहीं भी देख लेंगे आपको मिलेगा। सीरीज ऑफ, यानी कि लंबे चौड़े विधान बनते हैं। एक लंबी चौड़ी सूची है जिसमें कि आपको विधि का हस्तक्षेप मिलेगा, और विज्ञान आज उसमें सहायक बन रहा है। पूरा का पूरा जो आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो संचार माध्यम है, संचार माध्यम विज्ञान का पहलू है, लेकिन
उन संचार माध्यमों का विधि के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है। आज के पूरे हम ये मान के देख रहे हैं आपकी जो न्यायालय हैं, न्यायालयों के काम करने का विषय विज्ञान, टेक्नोलॉजी, डॉक्यूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। इसलिए ये जो हमारा आज की चर्चा का विषय था कि विधि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, तो विधि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो और व्यवहारिक पक्ष अलग। ये विषय समग्र रूप से अगर हम इसको समाहित करने का प्रयास करेंगे तो ये पाएंगे कि हर बिंदु पर विधि का हस्तक्षेप विज्ञान में है और विज्ञान का हस्तक्षेप विधि के संदर्भ में है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।